आज हम देखते हैं अगला, जिसमें राजनीति का अध्याय 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली। भाग 3 क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार और सत्ता का विकेंद्रीकरण। जैसा कि जब 1970 के पास भारतीय जो राजनीतिक उसमें अत्यधिक केंद्रीकरण होने लगा था, लेकिन जब केंद्र सरकार एक ओर से अपना आर्थिक हस्तक्षेप लगातार बढ़ा रही थी, तभी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित भी कर रही थी। लेकिन दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी में भी थे, इंदिरा गांधी अत्यधिक शक्तिशाली बनती जा रही थी और वह क्षेत्रीय नेतृत्व कमजोर हो रहे थे। तो ऐसे में क्या थे, राज्यों की जो स्थानीय लोग अपनी आकांक्षाओं के विकास का में अवरोध महसूस कर रहे थे, जिसमें जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, असम आदि राज्यों की स्थिति तनावपूर्ण बनती गई और इन राज्यों के केंद्रीकरण की नीतियों को संवैधानिक ढांचे के अंदर चुनौती दी, जिससे राज्यों में संविधान और भारत की एकता को भी चुनौती दी। और इस विषम परिस्थिति का यह हल निकला कि वह किस तरीके से विकेंद्रीकरण कर सकें। जैसा कि पंजाब में आंदोलन, तो क्या हुआ था, पंजाब में बहुसंख्यक लोग सिख धर्म को मानते थे और स्वतंत्रता के बाद बहुत से जो सिखों को लग रहा था कि उनकी जो उपेक्षा हो रही थी, जिसमें पंजाब प्रांत में हरित क्रांति चलते सिख किसानों के समक्ष विकास के मौके तो बढ़े, लेकिन उन्हें यह लगा कि राजनीतिक स्वसत्ता न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाए और वह सिखों का एक धार्मिक और राजनीतिक संगठन तथा शिरोमणि अकाली दल जिससे इस आंदोलन का नेतृत्व भी किया। पंजाब आंदोलन की प्रमुख मांगे यह थी, जिसमें पहला आता है संविधान में आवश्यक संशोधन करके राज्यों के लिए अत्यधिक एकाधिकार चाहते थे। चंडीगढ़ पंजाब को दिया और जैसे सेना में सिखों को अधिक संख्या में भर्ती की जाए, पंजाब ने भाखड़ा नागल बांध से अधिक पानी दिया जाए, इस तरीके से उनका क्या था, कुछ मांगे थी। लेकिन देखा जाए तो इन मांगों पर जोर डालने के लिए जो अकाली दल ने 1978 में क्या किए थे, आनंदपुर साहब प्रस्ताव पारित किया और इसमें मुख्य रूप से पहली दो मांगे जिसमें जोरदार ढंग से उठाया और साथ ही वह सिखों के वर्चस्व को स्थापित करने और सिख राष्ट्र की बात हुई, जिसमें क्या था, इन मांगों के समर्थन में 1978 के बाद समय समय पर धरने प्रदर्शन और रेलवे रोको आंदोलन को क्या की गतिविधि शुरू कर दी। इसका यह था कि प्रमुख एक सिख धर्म गुरु जनरल सिंह जिसने भिंडरावाला ने अधिक तीव्रता से विचारों को प्रसार तो किया, लेकिन 1978 में वह धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और वह आतंकवादी गतिविधियों में शुरू हो गए। जैसा कि इंदिरा गांधी की जब हत्या के बाद राजीव गांधी अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री बने और उनके बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता मिली, जिसमें राजीव गांधी ने पंजाब की शांति स्थापित करने के लिए क्या किया था, वह ने 1985 में अकाली दल के साथ समझौता किया, जिसे राजीव लोगो वाला समझौता के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन इस समझौता के तहत पंजाब को चंडीगढ़ देने और अन्य मामलों की सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का ठोस भी आश्वासन या दिया। तो इसमें क्या था, पंजाब में जब चुनाव कराए तो उसमें अकाली दल जीतकर सरकार तो बना पाई, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे पुलिस कार्यवाही द्वारा आतंकवादी गतिविधियों का नियंत्रण भी किया था। अगला आता है जिसमें असम में आंदोलन। असम में 1970 के जब दशक में स्वायत्ती की मांग उठ रही थी, तभी असम के लोग यह भावना बनी कि उनके राज्य में संसाधनों का दोहन जो दूसरे प्रदेश के लोग कर रहे थे और वे अपने राज्य में ही क्या थे, यह जो स्वभाव था उनमें एकता नहीं थी। तो असम की जो चाय बागानों पर नियंत्रण, जिसमें कलकत्ता या कोलकाता की कंपनी का था,
और साथ ही साथ असम में खनिज तेल निकालकर दूसरे राज्यों को शोधक कारखानों का उपयोग किया जा रहा था, मगर उससे असम के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता। और असम की जो असमिया के अलावा अन्य प्रमुख भाषा भी बोली जाती थी, जो अंग्रेजी शासन के समय से ही बंगाली भाषा लोग सरकारी पदों पर अधिक संख्या में या इसे कार्य कर रहे थे, जिसमें असमी भाषा लोग यह महसूस करते कि बांग्ला भाषी जो हैं सरकारी कर्मचारी उसके साथ दूसरे दर्जों से व्यवहार कर रहे हैं। और बांग्लादेश के जो आजीविका की तलाश में क्या आने वाले जो थे प्रवासी, उनमें यह समस्या जो गंभीर बना। जैसा कि 1975 में जब लोगों की यह भावना सामाजिक आंदोलन बदल गई कि अखिल असम विद्यार्थी संघ ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जैसा कि जब विदेशी लोगों को बाहर निकालने की मांग के साथ जैसा हड़तालें या धरने प्रदर्शन तथा बंद आयोजित तो हुए, लेकिन सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय पहलुओं के अलावा इस आंदोलन के क्या थे, कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष भी शामिल हुए थे। असम आंदोलन की जो प्रमुख मांगे यह थी, जिसमें विदेशी लोग क्या चाहते थे, असम से बाहर जो निकाला जाए और स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाए और असम के संसाधनों का उपयोग असम के लोगों के लिए किया जा सके। जैसा कि जब एक प्रमुख मांग यह भी थी कि बांग्लादेश में जो आए लोग नागरिकता समाप्त करना और उन्हें राज्य से बाहर करना। और इन मांगों ने क्या किए थे, मांगों से लोगों के सांप्रदायिक आधार पर भी बांट दिया, क्योंकि अधिकतर बांग्लादेशी मुस्लिम थे। वह हिंसा तथा विघटन से पड़ते हुए केंद्र सरकार की मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और आंदोलनकारी छात्रों तथा केंद्र सरकार के बीच भी 3 साल के बीच बातचीत के बाद समझौता हुआ, जिसके तहत यह था कि 1961 से पहले आकर बसे लोगों को नागरिकता दी जाए और 1961 तथा बांग्लादेश युद्ध से पहले आए लोगों को असम में रहने वाले अधिकार होगा, मगर मताधिकार नहीं। इस तरीके से 1971 मार्च के बाद आए लोगों को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया और समझौते के बाद चुनावों में असम गण परिषद जो असू से भी निकला हुआ था। इस प्रकार यह कई राज्य बनाने और अन्य क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर आंदोलन हुए, जिसमें मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इसी तरह की मांगी से शामिल थे। पंचायती राज और सत्ता का विकेंद्रीकरण। जब राजीव गांधी का मत था कि सरकारी योजनाओं को क्या होना चाहिए, फ़ायदा और गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, तो उनका कहना था कि जब गरीबों के लिए आवंटित रुपयों में 15 पैसे से भी कम उन तक पहुंच पाता है, तो यह एक समस्या जो एक हल निकाला जाए इन समस्याओं का, सत्ता का और विकेंद्रीकरण हो, ताकि आम लोग जिनके लिए विकास का कार्यक्रम बनाए जाए जिसमें सहभागिता बने और उनका लाभ भी उठाएं। इसके लिए वह 1986 में जब संविधान में एक संशोधन लाया कि जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को सभी राज्यों का अनिवार्य बनाया गया और उन्हें संवैधानिक मान्यता भी दी गई। इससे उपेक्षा थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और गरीब, विशेषकर जैसे महिलाओं, स्थानीय लोकतांत्रिक राजनीति में भी सक्रिय हो सके। राजनीति में क्षेत्रीयता, जातीयता और धर्म तथा गठबंधन सरकारें। जैसा कि देखा गया कि किस तरह के राज्यों के स्तरों पर लोगों की आकांक्षाएं जो बढ़ रही थी और क्षेत्रीय पार्टियों का विकास होने लगा, लेकिन इस समय देश भर में कई राजनीतिक पार्टियां बनी जिनका मकसद यह था कि उन जातियों के लिए राजनीति में जगह बनाना जो अभी तक उसमें सम्मिलित नहीं थे। लेकिन जैसे मध्यम कृषक जातियाँ, जिसमें शामिल है जाट और दलित जातियों में नई पार्टियों का भी गठन होने लगा था। इसमें कई ऐसी जातियां भी थीं जो आर्थिक रूप से अपनी स्थिति को सुधार पाएं, मगर शिक्षा और राजनीति की पिछड़ेपन भी अभी भी शामिल हैं। वे आरक्षण मांगने लगे और
1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का निर्णय लिया तो अन्य पिछड़ी जातियों का भी शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में लगभग 27% आरक्षण मिले और उच्च जातियों की युवाओं के कड़े विरोध के बावजूद भी यह कानून बना कि इससे इन जातियों के राजनीतिक उभार में मदद मिली। जातीय क्षेत्रीय पहचानों के साथ साथ राजनीति में लोगों की धार्मिक पहचान भी महत्वपूर्ण बनने लगी थी। लेकिन इस तरीके से हम देख सकते हैं 1985 के बाद भारत में संकुचित पहचान के आधार पर राजनीतिक पार्टी क्या हो गई थी, विकसित हुई और वे विशिष्ट समुदाय या जाति क्षेत्र प्रतिनिधित्व करने लगी और इसका यह एक व्यापक परिणाम हुआ कि चुनावों में किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। सरकारें गठबंधन के आधार पर बनने लगी जिससे 1989 में आम चुनाव के बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और सरकार चलाने के लिए विभिन्न दलों का गठबंधन बनाना पड़ा, जिसमें कुछ गठबंधन सरकारें अस्थिर रहीं और अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से हम देख सकते थे कि भारतीय राजनीति एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जहां का शुरुआत लगभग 4 दशक तक भारत का केंद्रीय राजनीतिक लगभग एक दल के इर्द गिर्द घूम रही थी, जिसमें 1990 के बाद से भी इससे बहुदलीय व्यवस्था की तरफ वास्तविक रूप से कदम उठाएं और बहुदलीय व्यवस्था का प्रारंभिक दौर से हमने बहुत सी अस्थायी गठबंधन सरकारें भी देखी जो लगभग 15 सालों से स्थिर गठबंधन सरकारें ने कार्य किया। इस प्रकार गठबंधन की सरकारों के कारण क्या होगी, विभिन्न क्षेत्रीय और छोटे दलों ने समाज में विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व किया और गठबंधनों का न्यूनतम साझा जो है कार्यक्रम और समन्वय के विभिन्न तरीकों द्वारा विचारों का समावेश करके बहुमत और प्रतिनिधित्व करने के साथ सरकारों की अस्थिरता की समस्या का भी समाधान किया गया था।